हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसका प्रोसेस, उसकी इम्पोर्टेंस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग किया था, जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी। इसमें हम ये देख रहे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। ये हमारे जो जनरली हमारे बेसिक दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो है, एक तो फंक्शनल और दूसरा है ये डिविजनल। इनका जो नाम है हमने शुरू में प्रोसेस में भी पढ़ा था, जब हम कह रहे थे ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। उसमें हमने कहा था दो तरह के हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। सो वन इज द फंक्शनल एंड सेकेंड इज डिविजनल। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन दैट वीडियो ऑल्सो कि फंक्शनल है कहाँ पे। फंक्शनल का मीनिंग ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर which the manager is making on the basis of functions। हमारे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, फाइनेंस होती है, मार्केटिंग होती है, प्रोडक्शन होती है। तो जब हम इन फंक्शंस के बेस पे अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक। और इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है कि हम ये फंक्शनल स्ट्रक्चर को कब प्रेफर करते हैं? when any organization is making only one type of product, कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है। कॉस्मेटिक्स में ही डील कर रहे हैं वो लोग, वो सिर्फ फैब्रिक में डील कर रहे हैं, वो सिर्फ मेडिसिन में डील कर रहे हैं, तो वो है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब एक चीज और, अब यहाँ पे हमने फंक्शंस के बेस पे अपना स्ट्रक्चर बना दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक डिपार्टमेंट बना परचेज डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, थर्ड हमारा है फाइनेंस और फोर्थ है मार्केटिंग। अब इसके अंदर भी जो हमारे सब डिपार्टमेंट्स बनते हैं, सब यूनिट्स बनते हैं, वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट को लो। परचेज कई चीजों की होती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ टूल्स एंड मेंटेनेंस, और यू कैन से मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस परचेजेस। तो ये सारा काम हम एक ही डिपार्टमेंट में करेंगे क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है। अब बात कर लीजिए प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने काम है, ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, दे विल बी केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। और वो कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन में क्या क्या होगा? प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मीन्स कि जब प्रोडक्शन हो रही है, व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस सारा उसमें आएगा। क्वालिटी इज टू बी मेंटेन्ड, okay, the repair of all the machinery so that the production can go on. So all these sub departments will be made under one major department. इसी तरह से फाइनेंस में कौन कौन से बन जाते हैं? फाइनेंस में हो जाते हैं व्हाट विल बी द कैपिटल स्ट्रक्चर। हम ओन कैपिटल से पैसा लेंगे, बोरोड लेंगे। और दूसरी बात, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग टोटल क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करना है, तो ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, इनकम और कहाँ कहाँ के एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सारा काम है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें देखो सूटेबिलिटी में साथ ही आपको बताऊं इसकी, ये सूटेबिलिटी है फंक्शनल की, कि कब कब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं? कि जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब कोई कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील कर रही है, तब भी हम उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर में डील करेंगे। और या हमें अपने डिपार्टमेंट में अपनी सारी इंपॉर्टेंस अपने फंक्शंस को देनी है। when the functional specialization is required in the organization, हमें हर फंक्शन को स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है, उनके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है फंक्शंस के ऊपर। तो हम डिविजनल में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारी सुटेबिलिटी होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। ठीक। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। अब यहाँ तो हमें ये समझ आ गया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो किस बेस पर बने हुए हैं, वो सब बने हैं हमारे फंक्शंस के बेस पे। तो उस हिसाब से हमारे कौन से एडवांटेज होंगे? फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। बस वर्ड इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया, अदरवाइज वर्ड इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कि फर्स्ट एडवांटेज है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि एक फंक्शन से रिलेटेड सारे काम एक ही डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंस हम एक ही फंक्शन को हर डिपार्टमेंट में अलग अलग उसमें दे रहे हैं। तो
ये अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज भी हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक, सेकंड हमारा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट। जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है वो कोऑर्डिनेशन कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स में है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी। आप देखोगे डिसएडवांटेज में ये पॉइंट आएगा। एक जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो हमारा डिपार्टमेंट्स में बना रहेगा। वो किस लिए, बिकॉज every purchase will be done only by one department, that is the purchase department। कोई भी डीलिंग है, कोई भी उससे रिलेटेड काम है, एक्टिविटी है, वो सारा एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है। तो विद इन द डिपार्टमेंट द कोऑर्डिनेशन कैन बी मेंटेन्ड वेरी इजीली। फाइनेंस का एक ही डिपार्टमेंट है, पैसा चाहिए, जरूरत है, कहाँ से आ रहा है, कितना बचा हुआ है, वो सब एक ही डिपार्टमेंट में है, तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इजी। थर्ड इज मैनेजेरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वही चीज है बेटा, जहां पे हमने कह दिया था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, हम यहाँ कह रहे हैं फंक्शनल एफिशिएंसी। देखो अब यहाँ पे परचेज में है या प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन में वन वर्कर इज देयर इन द प्रोडक्शन। अब उसको जो भी काम करना है वो सिर्फ प्रोडक्शन से ही रिलेटेड करना है। आप उसे एक मशीन में लगा दीजिए, दूसरे में लगा दीजिए, उसकी रिपेयरिंग से रिलेटेड काम दे दीजिए, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड काम दे दीजिए प्रोडक्ट की। अब वो है तो एक ही डिपार्टमेंट में और वो सारे काम एक जैसे ही हैं, तो क्या होगा, उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट, बिकॉज ही इज ऑलवेज डूइंग वन टाइप ऑफ टास्क ओनली। चाहे आप उसे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कह दो, या आप उसको प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर दो, या आप ये कह दो कि आपको मशीनरी की रिपेयर्स वगैरह देखनी है तो सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो उसकी एफिशिएंसी बनी रहती है क्योंकि उसको अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। तो क्या होगा, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है वर्कर की। नेक्स्ट पॉइंट है नो डुप्लीकेशन ऑफ टास्क। एक डिपार्टमेंट में एक फंक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है उसको प्रॉपरली डिवाइड कर दिया, और उस प्रॉपरली डिवाइड करने से क्या होता है कि वो टास्क डुप्लीकेशन में नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं, क्योंकि जब दो लोग एक ही काम को करते हैं तो क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कोई भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख रहा है, दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन देयर ओन टास्क ओनली। एक छोटे से काम को वो देख रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, तो काम को प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं। जब वो काम को प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं तो उसमें कोई चांस ही नहीं रहता कि डुप्लीकेशन हो, क्योंकि उनके काम का एरिया बहुत लिमिटेड है। तो इस वजह से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और डुप्लीकेशन ऑफ टास्क के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुल अटेंशन टू द पर्टिकुलर फंक्शन। पूरी अटेंशन उनकी सिर्फ प्रोडक्शन में ही होगी या परचेज में ही होगी, मतलब अपने डिपार्टमेंट में। उन्हें कोई मतलब नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, उनका काम अपने डिपार्टमेंट पे कंसंट्रेट करना है और वो उस पर कर रहे हैं। तो ये सब हमारे हैं एडवांटेज। ठीक है, ऑक्यूपेशनल मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन से डिपार्टमेंट बनाए हैं तो स्पेशलाइजेशन फंक्शनल होता है। कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में रहेगी क्योंकि वो एक ही काम कर रहे हैं, तो चाहे उससे रिलेटेड कितनी भी एक्टिविटीज आ जाए वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। कोऑर्डिनेशन को तालमेल बिठाना छोटे काम में बहुत आसान होता है। तो उसी तरह से फंक्शनल एफिशिएंसी, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं वो, चाहे आप उसको प्रोडक्शन में क्वालिटी से दे दो, रिपेयर से दे दो या प्रोसेसिंग से रिलेटेड दे दो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसने करना एक ही तरह का काम है। लेकिन अगर उसको यहीं पे आप मार्केटिंग का दे दोगे तो काम उसका बदल जाएगा, फिर एफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इस वजह से है क्योंकि डिपार्टमेंट एक है, एक ही तरह का काम है। डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं है क्योंकि छोटा काम है और छोटे को ही हम सब में डिवाइड कर रहे हैं। और अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था हमारा, इफेक्टिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसमें बहुत इफेक्टिव होती है। क्यों इफेक्टिव होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने अपने वर्कर को किस डिपार्टमेंट में लगाना है, किस फंक्शन में लगाना है, तो फिर उसको ट्रेनिंग भी सिर्फ उसी काम से रिलेटेड दी जाएगी। तो जो ट्रेनिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसको सिर्फ परचेज में लेके आना है हमने, तो हम उसको परचेज में क्या सिखाएंगे, दैट हाउ टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और अदर इनपुट्स, और अगर वो आ जाए तो उन सबका रिकॉर्ड कैसे रखना है, कब, तो ये सब क्या है, उसको एक ही तरह का काम सिखाया। अगर हम उसको मार्केटिंग में ले जा रहे हैं तो मार्केटिंग में हम उसको ये सिखाएंगे कि सेल्स कैसे करनी है, एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई रखना है। तो मतलब ट्रेनिंग
जो है वो हमेशा फंक्शनल में ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वहां पे हम उसको एक छोटे से काम के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ नहीं सिखा रहे हैं। तो ट्रेनिंग इज वेरी इफेक्टिव इन द फंक्शनल, राइट। और उसके बाद full attention to the particular function. They are not worried what is going to happen in the other functions, yeah, in the other departments. So they will give full attention, full concentration to the particular function. तो ये तो हो गए एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक बहुत सिंपल सी बात जो हम यहाँ पे एडवांटेज में ले रहे हैं कि ये अपने फंक्शन को तो पूरी तरह से अटेंशन देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छे से काम करना चाहिए। दे आर नॉट वरीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाता है। उन्हें लगता है हमारा ये काम है, हम अपना काम कर ले, right? What the organization is thinking about their objectives. Either the organization will achieve its objectives or not. They are not worried about it. So जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। यहाँ पर सेकेंड हमारा आता है प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हमने कहा था कोऑर्डिनेशन है और साथ ही बता दिया था कि डिपार्टमेंट के अंदर ही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो किस में है? The problem of coordination is there when they are going to coordinate with the other departments. तब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं और इन सब को कोऑर्डिनेट करना मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर, व्हेन अ ओनर और द चीफ मैनेजर्स, they are going to coordinate between all these departments. It becomes really a problem for him. Next आ जाता है inflexibility. Inflexibility देखो इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया ट्रांसफर। inflexibility का क्या मीनिंग है? यहाँ हमने कहा कि ट्रेनिंग हम दे देते हैं तो बहुत आसान है। अब एक चीज देखो, एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, दूसरे में एम्प्लॉयज चाहिए, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनफ्लेक्सिबिलिटी, व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड अबाउट अ पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। तो इस वजह से ट्रांसफर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो बाहर से लेके आने पड़ेंगे या उसको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो दिस इनफ्लेक्सिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसको एक ही काम आता है, हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो एक तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आई यहाँ पे, और दूसरा है हमने कहा कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे जो पॉइंट आता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसे आता है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोडक्शन वाला कहता है कि मेरे से इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पा रही, अभी मैं इतनी ही अच्छे से कर सकता हूँ क्वालिटी मेंटेन करते हुए, लेकिन जो मार्केटिंग वाला कह रहा है डिमांड ज्यादा आ रही है, मुझे और प्रोडक्शन चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरेस्ट अलग है। तो इस वजह से अगर ऐसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो वो अपने आप को दे फील दैट आई एम द किंग ऑफ माय ओन डिपार्टमेंट, दे डोंट वांट टू सी व्हाट द अदर डिपार्टमेंट वांट्स फ्रॉम देम। सो दैट इज द प्रॉब्लम। उनके इंटरेस्ट में ही कभी कभी कंफ्लिक्ट आ जाता है। एट द टाइम दे डोंट वांट टू सी द होल प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नाउ next is difficulty in fixing the accountability. The accountability हम यहाँ पे सेट नहीं कर पाते। accountability का मतलब to whom the blame can be given, means who is responsible for not earning the sufficient profits. ये accountability कैसे सेट करें, ये responsibility कैसे सेट करें? सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और सारे ही कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने सेल्स वाले से पूछा कि प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, वो हमें कहेंगे कि मुझे तो प्रोडक्शन वाले ने टाइम पे प्रोडक्ट्स नहीं दिए। प्रोडक्शन वाले क्या कहेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट ने टाइम पे रॉ मटेरियल परचेज करके मुझे नहीं दिया। परचेज वाला कहेगा मार्केटिंग वाले ने मुझे ऑर्डर नहीं बताया कि मुझे कितना परचेज करना। तो ये क्या है? दे आर पुटिंग ब्लेम ऑन ईच अदर। सो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड कि किसका फॉल्ट था, किसकी वजह से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम रहती है हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर में
उसका मीनिंग कि हम ये फंक्शंस के बेस पे बनाते हैं, और फंक्शंस के बेस पे जब डिपार्टमेंट बनाते हैं तो ये हमारे सब डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, और उसके बाद ये हमारे एडवांटेज होते हैं और ये हमारे डिसएडवांटेज होते हैं। और फंक्शनल हम कब बनाते हैं? फंक्शनल हम दो केसेस में बनाते हैं। एक तो ये कि जब हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, और दूसरा जब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील कर रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। सेकंड स्ट्रक्चर है डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने कहा कि वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमने फंक्शंस के बेस पे डिपार्टमेंट बनाए। अब हम बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मीन्स अब वो कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं, वो मेडिसिन भी बना रहा है, वो फैब्रिक भी बना रहा है, मतलब दे आर डीलिंग इन द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो हम डिपार्टमेंट्स कैसे बनाएं? ठीक है, तो ऐसे में ज्यादातर एडवाइजेबल क्या है कि आप इन्हीं डिविजन्स के हिसाब से, इन्हीं प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिपार्टमेंट बना दो। ठीक, जैसे वन डिपार्टमेंट विल डील इन द कॉस्मेटिक्स, वन इन मेडिसिन एंड द लास्ट वन इन फैब्रिक। तो अब ये देखना है कि इनके सब डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे। जो इनके मेजर डिपार्टमेंट्स थे वो इनके सब डिपार्टमेंट बन जाएंगे। जैसे हमारा वहां पे मेजर था परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, अब यही इनके सब डिपार्टमेंट्स हो गए। एक डिपार्टमेंट ये मेन है और ये बीच में इनके सब डिपार्टमेंट्स, राइट। तो ये हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब पहली बात करते हैं सूटेबिलिटी। देखो डिविजनल कहाँ पे बनाना चाहिए? डिविजनल वहीं पे बनेगा, जैसे अभी आपको कहा कि ये वन में बनेगा तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बनेगा। उसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए तो इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, बहुत सिंपल पॉइंट है। और तीसरा एक जो मेन चीज यहाँ पे आ जाती है वो ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट्स में डील करना चाहता है, तो उसको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली वो ग्रो कर जाएंगे। एक और जितने और उसमें जाना चाहेंगे वो एक उतने और डिपार्टमेंट्स बनते जाएंगे जो जो और प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, राइट। तो ये हमारे इस तरह से इन वजहों से मैनी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, और लास्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ कंटेन्ड डिपार्टमेंट्स। जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है that every department should be self dependent. Self contained means self dependent, they should not depend on others, independent departments हो, उसमें भी हमें डिविजनल चाहिए, क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट्स, आप देखो एक डिपार्टमेंट में ही सारा काम हो रहा है उसका, तो दे आर द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, दे डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर डिपार्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज? डिविजनल का फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज कौन सा है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी थी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जब हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, एंड दैट इज द डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा काम हम उसी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान क्या है? प्रोडक्ट के ही ऊपर है। सो ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट है, दैट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन विल बी देयर इन द डिविजनल स्ट्रक्चर। सेकंड है फास्ट डिसीजन। अब हमें फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स की डिमांड एकदम बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट डिसीजन हम ले सकते हैं। आप आजकल का ही टाइम ले लीजिए, मेडिसिन लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ है, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की एक डिमांड बढ़ गई, अब ये अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट है, तो दे विल डील विद द प्रॉब्लम, दे विल डील विद द अपॉर्चुनिटीज, उसको एकदम इनकैश करेंगे या नेगेटिविटी को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि उनका सारा काम ही मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फास्ट डिसीजंस। ये डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एकदम फास्ट डिसीजन लेकर उस चीज को एनकैश करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट हमारा लॉस में जा रहा है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी एक्टिविटी इज देयर इन वन डिपार्टमेंट ओनली। कॉस्मेटिक्स अगर नुकसान में जा रहा है तो वो कैसे कह सकता है कि मैं मेडिसिन की वजह से नुकसान में चला गया, क्योंकि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड तो सारा काम एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है। सो द अकाउंटेबिलिटी कैन बी फिक्स्ड वेरी इजीली, दे कांट ब्लेम द अदर डिपार्टमेंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को भी हम यहाँ इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग मीन्स
कि अगर एक जगह पे हमारे एम्प्लॉयज ज्यादा हैं, क्या हम उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। देखो, अब हमारे एक डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको उस डिपार्टमेंट के हर काम की ट्रेनिंग होती है, बिकॉज दे कैन बी शिफ्टेड एट एनी प्लेस, राइट? तो इसी तरह से अगर उनको यहाँ हमने कंप्लीट ट्रेनिंग दी है, तो वो विद इन द डिपार्टमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं, और वो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टास्क दैट इज गोइंग टू बी डन इन वन डिपार्टमेंट इटसेल्फ। चाहे वो परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, दे नो ईच एंड एवरी एक्टिविटी, so they can be transferred easily within one department as well as एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इजी ग्रोथ। इजी ग्रोथ ही हमने सुटेबिलिटी में किया था। अगर हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है तो ग्रोथ बहुत इजी है। हमें बस एक और डिपार्टमेंट बनाना है और सारे सेम डिपार्टमेंट्स, उसमें सब डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, तो ग्रोथ इज वेरी इजी। ग्रोथ में हमें इन बाकी के डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट मेक वन मोर डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा एंड ग्रोथ इज पॉसिबल, राइट? तो ये हमारे हो गए एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे किस चीज की लड़ाई होती रहती है? हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, सेल्फ कंटेन्ड डिपार्टमेंट है, तो उन सबको अपने लिए अलग रिसोर्सेज चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में हमें अगर पैकेजिंग मशीनरी एक ही चल सकती है सब डिपार्टमेंट में, तो उसको नहीं चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग आपस में कॉपरेट नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं सारे अपने। तो हर डिपार्टमेंट में एक अलग मार्केटिंग, एक अलग पैकेजिंग मशीन की जरूरत होगी। तो क्या होगा उसका डिसएडवांटेज? मोर रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड। और जब हम ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है हमें, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर जाएगी। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक ही पैकेजिंग मशीनरी सब डिपार्टमेंट्स के प्रोडक्ट्स को पैक कर सकती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अलग उसको रिसोर्स दे रहे हैं, तो क्या हो गया? मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अगर वो तीनों का सामान पैक कर सकती है, तीनों के फिनिश प्रोडक्ट्स को पैक कर सकती है, इट मींस ये उसकी कैपेसिटी है। मींस इफ द मशीनरी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड कंप्लीटली फुली, देन इट कैन पैक ऑल द प्रोडक्ट्स। लेकिन हम उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे, हमने तो सबको अलग अलग मशीनरी दे दी। देन डेफिनेटली जब हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे और हर मशीनरी को पार्शियली यूज कर रहे हैं, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो अप। तो हमारे ये दो पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। ये हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। They will not see that either some problem is coming in the other departments or not. Either they can help the other departments or not. वो सिर्फ डिपार्टमेंटल फोकस हो गए, उनको अदर डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, राइट? सो दैट इज द वन अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर ये हेल्प कर सकता है, इसको एम्प्लॉयज दे सकता है या कुछ और तरह से हेल्प कर सकता है मशीनरी की, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। दे आर they are focusing only on their own departments. और लास्ट पॉइंट है कंफ्लिक्ट फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की जब एलोकेशन होने लगती है, उसमें सब डिपार्टमेंट्स में आपस में कंफ्लिक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप पैकेजिंग मशीनरी को ले लो, न्यू टेक्नोलॉजी आई, पैकेजिंग मशीनरी आई। अब फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट्स है, लेकिन इस वक्त मशीनरी एक आई है न्यू टेक्नोलॉजी वाली, तो क्या होगा? देयर विल बी अ कंफ्लिक्ट। हर डिपार्टमेंट ट्राई करेगा कि ये जो नई मशीनरी आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन माय ओन डिपार्टमेंट इटसेल्फ, राइट? अगर 3 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ इट इज 1, then there will be a conflict among the different departments, because each and everyone need a separate machinery or technology or resources, right? तो ये हमारे हो गए डिसएडवांटेज ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। हमें अब ये दोनों, हमारे इसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया, फंक्शनल किया, डिविजनल किया, उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को करके साथ में सुटेबिलिटी को किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।